हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ का फर्स्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं उसका मीनिंग, फीचर्स, काइंड्स और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कमर्शियल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको सेक्शन ए में व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। जो हम वीडियो में समझेंगे वो हम बुक से समझेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, जैसे कि फुल फ्लेज्ड ऐसे नोट्स मैंने ऑलरेडी कवर आउट किए हुए हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में कि कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब होता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ है, हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ, चाहे वो कमर्शियल लॉ है, बिजनेस लॉ अभी हम इसे कहते हैं, या वो कंपनी लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, कोई भी लॉ हो। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखना है कि उसमें जो सेक्शंस हैं वो हमने अपनी डेफिनेशन में जरूर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, हम ऐसे भी लिख सकते हैं U/S-2H मीन्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमारे पास 1872 में आया था। हम पूरा लिखेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉमा, और फिर अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लॉ। वो एग्रीमेंट जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो ए है वो बी को 20,000 रुपीस देगा और जो बी है वो ए को बुक्स देगा उसके बदले में। और ये उन्होंने जो एग्रीमेंट था ना उसको एफिडेविट कर लिया, उसका बनवा लिया और उसको अटेस्ट करवा लिया, मींस उसमें लॉ इन्वॉल्व हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें लॉ इन्वॉल्व होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये हमने पढ़ा कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी थ्रू लॉ की। ये लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल होता है, मींस लॉ की तरफ से, एक कानून की तरफ से ये जो है एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या होता है फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप हुआ, दो पार्टीज ने एग्री किया, वो क्या है? एग्रीमेंट। मींस एग्रीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉस रेफरेंस between different parties which may be written, oral or lies upon the honor of parties। जोन सा मर्जी हो जाए, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज के लिए हम जो है सेक्शन की डेफिनेशन ही कर लेंगे। सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन आए, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको 20,000 रुपीज पे करेगा और बी ने भी प्रॉमिस किया ए से कि वो उसको बुक्स देगा। अब इन दोनों ने प्रॉमिसेस किए, ए बी को प्रॉमिस करने के बदले क्या मिला? बी ने ए से प्रॉमिस किया ना, बी ने ए को प्रॉमिस किया कि वो उसे बुक्स देगा। अब बी को इसके बदले में क्या मिला? 20,000 रुपीज। ये जो है उसकी कंसिडरेशन है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है और उसके बदले में उसे कुछ रिसीव हो रहा है तो वो कंसिडरेशन है। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये 20,000। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? बुक्स, क्योंकि उसको 20,000 देने के बदले बुक्स मिली। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक दूसरे के लिए ये कंसिडरेशन है। ए के लिए कंसिडरेशन है बुक और बी के लिए कंसिडरेशन है 20,000 रुपीज। एग्रीमेंट हमारा कैसे बनता है? जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन की थी वैसे हम एग्रीमेंट की कर लेते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मींस ए ने बी को 20,000 ऑफर किया और कहा कि तुम मुझे बुक्स दे दो। अब बी ने ये जो 20,000 का ऑफर था वो एक्सेप्ट किया
और ए को कहा ठीक है मैं तुम्हें बुक्स दूंगा। ध्यान से देखिए, ए ने बी को ऑफर किया 20,000 रुपीज और कहा कि मुझे बुक्स दे दो, और बी ने भी क्या किया, उसने भी इस ऑफर को 20,000 वाले ए के ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा ओके मैं आपको बुक्स दे दूंगा। सो ये बन गया एग्रीमेंट, मींस जिसमें एक बंदा ऑफर करेगा और दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, ये होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर को मींस प्रपोजल उसने दिया। फीचर्स क्या होते हैं एग्रीमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर लेते हैं। फर्स्ट है प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस, मींस एक एग्रीमेंट में दो से ज्यादा पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, एक अकेला बंदा एग्रीमेंट नहीं कर सकता। कंसेंसस एड इडम, ये मैक्सिमा लॉ का कंसेंसस एड इडम मींस जिसमें हम कहते हैं कंसेंसस मींस आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड इडम का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो मान लीजिए एक बंदा, उसके पास 2 कार्स है, 2 कार्स है उसके पास, एक उसके पास है i10 और एक उसके पास है i20। बी एक बंदा है, उसने ऑफर किया कि वो एक ही कार खरीदना चाहता है, उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन कौन सी कार ये उसने क्लियर नहीं किया। अब ए को लगा कि बी जो है वो उसकी i10 कार खरीद रहा है, लेकिन बी जो है वो i20 खरीदना चाहता था। अब होगी कंफ्यूजन, क्योंकि ए को लग रहा है कि वो i10 बेच रहा है और बी को लग रहा है कि वो i20 खरीद रहा है। यहाँ पे दोनों के माइंड जो है अलग अलग कार के लिए हो रहे हैं, इनकी थिंकिंग आपस में नहीं मैच कर रही, सो ये कंसेंसस एड इडम नहीं है। कंसेंसस एड इडम मींस टू माइंड्स थिंकिंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज जो हैं वो जो चीज को सोच रही हैं वो दोनों पार्टीज में सेम होनी चाहिए, कि अगर बी कह रहा है कि उसने कार खरीदनी है तो i20, तो ए भी i20 को ही बेचे, उसके माइंड में भी i20 के लिए ही जो रिलेटेड चीजें हैं सेल के लिए वही आनी चाहिए, जैसे कि बी के माइंड में आ रही है i20 परचेज करने की। सो ये है हमारा कंसेंसस एड इडम। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स, और टाइप से पहले उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, हम एक बार ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इफ ए हैज 2 होम्स, ए के पास 2 घर हैं, एक साउथ दिल्ली में एक नॉर्थ दिल्ली में, और वो चाहता है कि अपना नॉर्थ दिल्ली वाला घर बेचना बी को, लेकिन अब बी को लग रहा है कि वो साउथ दिल्ली वाला घर खरीद रहा है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं आ रही, बोथ द पार्टीज जो हैं वो थिंक कर रही हैं अलग अलग हाउसेस के बारे में, सो नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब लॉ इन्फोर्स होगा या कंसेंसस एड इडम होगा, ये दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट आगे हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर वो उन 10 के 10 एसेंशियल्स में से एक भी चीज नहीं है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट जिसमें कोई लॉ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में कि ए ने एग्रीमेंट किया कि बी जो है मेरे घर आकर खाना खाएगा, फिर ही मैं उसको जो है इनवाइट करूंगा शाम की पार्टी के लिए, इसमें कोई लॉ नहीं इन्वॉल्व। और लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो रिटर्न में होता है और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की शेप भी लेता है, जैसे ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये वाला लीगल है। अब ए कहे बी को कि तुम मेरे घर खाना खाने आओ फिर ही मैं तुम्हारी जो है शादी में आऊंगा या तुम्हें पार्टी में इनवाइट करूंगा, तो ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करनी है। उससे पहले हम देखेंगे ये दो नीचे जो मैक्सिम्स गिवन है, जिसमें हमने नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, लॉ ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमें कौन सी राइट्स देता है और क्या हमारी ड्यूटीज बनती हैं। सबसे पहले आता है जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम मीन्स ये लॉ जो है हमें एक राइट प्रोवाइड कर देता है किसी भी चीज के खिलाफ या राइट अगेंस्ट, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, राइट अगेंस्ट थिंग, किसी भी चीज के खिलाफ। अब अमर जो है वो एक घर का मालिक है, अब अमर के पास एक राइट है कि वो जो है अपने घर पे जो मर्जी करे, इंजॉयफुल, अपने जो उसके पास जो पोजेशन है, कोई पोजेशन मीन्स जो उसके पास अधिकार है अपने घर पे रहने का, वो उसको पूरी तरह से इंजॉय कर सकता है। किसके खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ अमर जो है अपने घर पे राज कर सकता है, अपने घर में वो जो मर्जी करे, जितना मर्जी, जैसे मर्जी उसको अपने घर को अगर तोड़े फोड़े जो मर्जी करे, इस चीज का राइट, अपने घर का राइट अमर के पास है पूरी दुनिया के खिलाफ।
जस्ट इन रेम में ये होता है, लेकिन जस्ट इन पर्सोनम में क्या होता है कि पर्सनल राइट आ जाती है किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ। इसमें आपके पास पूरी पब्लिक के अगेंस्ट राइट नहीं होती, बल्कि एक पर्टिकुलर जो पार्टी है जिसके खिलाफ आपने या जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उसके खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अमर जो है उसने कुछ पैसे जो है ओज अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू रियान, रियान से उसने उधार लिया हुआ है। अब रियान के पास एक राइट है कि वो अपना जो पैसा वो अमर से निकलवाए जैसे मर्जी लॉ की हेल्प से। ये राइट जो है वो रियान सिर्फ और सिर्फ अमर के खिलाफ लगा सकता है। अगर वो कहे कि वो सीता या राम के खिलाफ लगानी चाहिए तो ये राइट वहां पे नहीं चलेगी, क्योंकि ये उसने जो है पर्टिकुलर जस्ट इन पर्सोना में पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ हमने जो है अगेंस्ट राइट मिलती है। ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस है। जस्ट इन रैम में जो है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड मिल जाती है हमें कि पूरी दुनिया के खिलाफ हम जो है उस चीज के मालिक हो जाते हैं और हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जस्ट इन पर्सोना में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर एक बंदे के खिलाफ या एक पार्टी के खिलाफ ही हम जो है एक्शन ले सकते हैं, पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं ले सकते। आगे उन्होंने ये छोटा सा टेबल जो है बनाया हुआ है, ये टेबल हम लास्ट में करेंगे जब हम सभी एसेंशियल जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पूरे कर लेंगे, या इसे हम एलिमेंट्स और फीचर्स भी कहते हैं। इससे पहले हम छोटा सा एक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में आता है और ये सेक्शन 2 और सबसेक्शन E में आता है। नेक्स्ट इनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिफाइंस है। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लागू होगा, इन्फोर्स होगा, लेकिन हर प्रॉमिस जरूरी नहीं है वो लागू हो, क्योंकि अभी प्रॉमिसेस ही हुई हैं सिर्फ। इसमें जो है एक एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है, रिलेशन बन जाता है। इसमें एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो वो वाइडर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कमर्शियल एग्रीमेंट्स आएंगे, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो जिससे मर्जी कर लो, इसका स्कोप वाइडर होगा। सिर्फ लीगल एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट कहलवाएंगे, और एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। अगर स्मगलिंग के लिए किया तो वो एग्रीमेंट है, इलीगल है, लेकिन एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होगा। अगर स्मगलिंग का एग्रीमेंट हम कह दें वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जो एग्रीमेंट है उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 10 एसेंशियल्स हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल ना हो पाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं कहलवाएगा। ये जो 10 एसेंशियल्स हैं इनमें हमने फर्दर जो है आगे फुल फ्लेज जो है चैप्टर्स भी डिस्कस करने हैं, उनकी वीडियोस भी आपको वहां पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सबसे पहला आता है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जरूरी है कि ऑफर हो। ए और बी दो पार्टीज हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, लेकिन ए ने अभी तक बी को ऑफर ही नहीं किए पैसे, और ना ही बी ने उसको जो है वो साइकिल ऑफर की है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो एक एग्रीमेंट में जरूरी होता है कि वो दो पार्टीज हों, और दो पार्टीज जो है उनमें से एक जो ऑफर करे और दूसरी उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करे। जैसे हमने एग्रीमेंट के केस में समझा था ऊपर, मींस ए जो है वो ऑफर कर रहा है बी को, और बी ने एक्सेप्ट किया उस ऑफर को और उसको साइकिल दे दी। ये था लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और ये जो एक्सेप्टेंस है एब्सोल्यूट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और किसी भी कंडीशन पे नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हमने कहना कि हाँ भाई अगर तुझे मुझे साइकिल नहीं दी तो मैं तुम्हारी जो है साइकिल चोरी कर लूंगा, ऐसी कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं लगानी हमने बीच में। नेक्स्ट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ये इरादा होना चाहिए कि हमने लीगल रिलेशनशिप ही क्रिएट करना है, कोई गलत मतलब से हमने नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें लीगल एग्रीमेंट वाली बात होगी कि अगर हमने कहा कि हाँ जी भाई आज मैं अपने फ्रेंड की प्लेस पे जो है वो डिनर करूंगी, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, इससे कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। मींस कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा? जब हम लीगल रिलेशनशिप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एक फादर है, उसने प्रॉमिस किया अपने सन को कि वो उसको हर महीने 10,000 रुपया देगा, बट अब बाद में वो
मना कर रहा है, तो अब सन जो है उसको रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उनका आपसी रिलेशन था और उसकी वजह से सोशल रिलेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल एग्रीमेंट किया था। जहां अगर हम कहें ए ने ऑफर किया बी को कि हाँ भाई तू मुझे अपनी जो है वॉच बेच दे 2000 में, और बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, एग्री कर लिया कि हाँ भाई ठीक है मैं खरीद लूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और इसमें लीगल रिलेशनशिप है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल की साइकिल की और ऊपर बुक्स की। आगे आता है अब कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, और कंपिटेंट होनी चाहिए, मींस उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में। सबसे पहले तो वो 18 ईयर्स या उससे अबव होने चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, नॉट टू बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन पीनल कोड है उसने कोर्ट ने उन्हें डिसक्वालीफाई ना किया हो, डिफॉल्टर वो ना हो, साउंड माइंड के हो और 18 साल से ऊपर हो। अगर कोई बंदा 16 साल की उम्र का है या 18 साल से कम उम्र का है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो अप्लाई नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ए अब जिसकी उम्र जो है 20 है, 20 ईयर्स 18 से ऊपर है, उसने प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार बी को बेचेगा 3 लाख की, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर अब हम कहें कि एक्स जो है वो अनसाउंड माइंड है फिर भी एंटर कर रहा है, तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमने पहले समझ लिया क्या होती है, समथिंग इन रिटर्न। अब यहाँ पे ए ने ऑफर किया था बी को 20,000 रुपए, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी साइकिल देने के बदले, ये 20,000 रुपए। ठीक है जी, ये होती है कंसिडरेशन, मींस प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। जो उसने दूसरे को प्रॉमिस किया है कि वो उससे ये चीज लेना चाहता है, दूसरे ने प्रॉमिस कर दिया उसको, अब वन पार्टी ने जो प्राइस पे किया इस प्रॉमिस के लिए कि हाँ मैं तुझे साइकिल दूंगा, ए ने जो प्राइस पे किया बी को, बी से ये प्रॉमिस लेने के लिए कि वो उसे साइकिल देगा, ये क्या होती है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। ये रियल होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। जब हम लास्ट में इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके, उनकी वीडियो समझेंगे तो ऑब्वियस है आपको एग्जाम्स तक इजीली समझ आ जाएगा। आप इसमें एक पैरा तो छोड़िए, एक एक पेज भी लिखने के लिए लायबल हो जाओगे, कैपेबल बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको उन वीडियोस को भी देखना होगा। लॉफुल कंसिडरेशन की एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दी है। मैं तो आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल से भी समझा रही हूँ और बाकी एग्जाम्पल्स में भी समझा रही हूँ। आप एग्जाम में जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखिएगा, और इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स की जब हम वीडियो करेंगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस भी करेंगे। जैसे यहाँ पे लीडिंग केस दिया होता है, इससे मार्क्स बड़े इफेक्टिव आते हैं, तो आप वहां से केस उठाकर इन एग्जाम्पल्स की जगह लिख सकते हो। ए ने एग्री किया कि अपना वो हाउस देगा बी को 10 लाख रुपए का। अब ए जो 10 लाख रुपए है ये कंसिडरेशन बी ए के प्रॉमिस के लिए कि वो अपना हाउस बेचेगा, एंड ए's promise to sell the house is the consideration for B's promise। ए ने एग्री किया, ओके, ए कहता ओके आई विल सेल यू माई हाउस टू बी फॉर 10 लाख। अब ये जो ए ने प्रॉमिस किया कि वो उसको घर बेचेगा बी को अपना, ये क्यों किया, क्योंकि उसने कंसिडरेशन भी ली थी बी से। इतनी सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख लोगे तो इजी होगा कि ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10 लाख एंड फॉर ए consideration is 10 lakh, for B consideration is A's promise to sell the house। So A's promise to obtain for B employment in the public service। अब A ने जो, ये रिश्वत वाला केस है कि A कहता है B को तुम मुझे कंसिडरेशन दो, पैसे दो, मैं तुम्हें जो है पब्लिक सेक्टर में मींस गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, और ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वॉइड हो गया हमारा एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मींस जो दोनों पार्टीज हैं एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी इच्छा से करनी चाहिए, उन पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या उनके साथ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस कि कोई फिजिकल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए उन पे, कोई मेंटली उन पे कोई इमोशनल प्रेशर नहीं डालना, दोनों जो है अपनी इच्छा से आए और
एक ही चीज पे वो जो है सेम सेंस रख रहे हों, अगर कोई भी अनफेयर मीन्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब सुरेश ने थ्रेटन किया विराट को कि वो उसे मार देगा अगर उसने अपना बैट उसको नहीं बेचा। अब विराट डर गया और उसने जो अपना बैट जो सुरेश को बेच दिया। इस केस में विराट का जो कंसेंट था वो कोर्जन से लिया गया, मींस उसको फिजिकली हरास किया और फिर उसका जो है कंसेंट लिया गया। इसलिए इस केस में हम जो कंसेंट है, उसकी इच्छा है, उसने हाँ कहा, वो हम नहीं मानेंगे कि वो फ्री थी, क्योंकि उसने उसको थ्रेटन किया कि मैं तुम्हें जो है मार दूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कि किस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो भी जो है लॉफुल लीगल होना चाहिए। वो अनलॉफुल माना जाएगा अगर किसी भी कानून ने उसको फॉरबिडन किया है, मना किया है, अगर वो फ्रॉड है या वो लॉ को तोड़ रहा है, कानून की नज़र में वो गलत है और कानून तोड़ना है उसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कोई भी इंजरी हो रही है किसी तीसरी पार्टी को, या वो पब्लिक की पॉलिसी के अपोज है, इमोरल इन नेचर है कि वो गलत काम है पब्लिक की नज़र में। नरेश ने जो है अपना घर जो है रेंट आउट अ होम फॉर द यूज एज अ गैम्बलिंग, जुआ खेलने के लिए नरेश ने अपना घर रेंट पे दिया। ये एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज जो इसका ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो क्या, रेंट पे दिया अपना हाउस, और इसका क्यों दिया, क्योंकि गैम्बलिंग के लिए, और जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का गैम्बलिंग वो अनलॉफुल है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड आता है नेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर हम उसको समाज के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, एक्सप्रेसली डिक्लेयर मींस बोल के या खुद ब खुद वो जो है ऐसा लग रहा है कि वो वॉइड है। जैसे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेस, ये कुछ एग्रीमेंट्स है जैसे उन्होंने दिए हुए हैं कि अब ए एग्रीज विद बी, जैसे हम कह सकते हैं ना कि वॉइड एब इनिशियो मींस शुरू से ही हमें पता है कि वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, गलत है, फिर भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ उसको अच्छा पैसा देकर कि तुम जो है सी से शादी नहीं करोगे, तो ये तो वॉइड हो गया। ठीक है जी, ए ने एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ कि ओके मैं नहीं करूंगा जो है सी से शादी, लेकिन ये वॉइड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमें लीगली बाइंडिंग है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल भी हो परफॉर्म करना। अगर ए ने जो है बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं जो है बी के जो डेड ब्रदर है उसमें जान डाल दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये इम्पॉसिबल है परफॉर्म करवाना। या ए एग्रीज विद बी कि वो डिस्कवर करेगा ट्रेजर, खजाना खोजेगा अपने जादू से, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज को सब अमीर होते। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ए कह रहा है बी को कि मैं तेरे जो मरा हो तेरा भाई उसमें जान डाल दूं तो मुझे पैसे दे दे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो an agreement to do an act impossible in itself is void, means जो एग्रीमेंट करने में इम्पॉसिबल हो वो void होता है। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स जो एग्रीमेंट्स है वो सर्टेन होना चाहिए, उनका मीनिंग साफ साफ क्लियर होना चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये नहीं है कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, कौन सी कार, कुछ क्लियर नहीं है, तो ये एग्रीमेंट void है। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो है फॉर्च्यूनर कार खरीदना चाहता हूँ या i20 कार खरीदना चाहता हूं, तो ये क्लियर है, सर्टेन है, और ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे। ए प्रॉमिस टू सेल 20 बुक्स टू बी बट इट इज नॉट क्लियर विच बुक्स। ए ने कह दिया कि मैं तुम्हारी 20 बुक्स तुम्हें बेच दूंगा बी को, लेकिन कौन सी बुक्स जो ए ने कहा कि मैं तुम्हें बेचूंगा, सो एग्रीमेंट क्लियर नहीं है। यही वैसे एग्जांपल्स दी हुई है कि ए एग्रीज कि बी, ए जो एग्री करता है बी को कि मैं तुम्हें जो है 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, बट कौन से काइंड ऑफ ऑयल वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। जो एग्रीमेंट है ना उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, अदरवाइज वो जो है कभी भी उसमें लॉ इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ऑरल एग्रीमेंट भी ओके है, लेकिन अगर हम रिटन एग्रीमेंट लें तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसको हम एज अ एविडेंस भी जो है प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। ए ने वर्बली प्रॉमिस कर दिया बी को कि वो उसे बेचेगा बुक्स अपनी सी को 200 रुपए में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट लॉ कहता है कि राइटिंग में तो हमारे पास कुछ नहीं है सबूत, प्रूफ मांगता लॉ।
सो ऑरल भी अच्छा है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट पॉसिबल है तो वो ज़्यादा बेटर है। ए ने वर्बली प्रॉमिस कर दिया बी को कि वो उसे अपना घर बेचेगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ चाहता है, लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो राइटिंग में होना चाहिए। मीन्स अगर तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, जैसे बुक्स थी, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में ही चाहिए। ये हमारे लॉ के कहता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ, ये वो बात कह रहा है। ठीक है जी, ये थे हमारे 10 एसेंशियल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर आउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। सो ये थे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स के बाद ये हम टॉपिक कर लेते हैं एक छोटा सा। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट में किया कि एक ऑफर होता है, मींस प्रपोजल होता है, जो जिसमें क्या होता है, प्रॉमिस होता है किसी भी काम को करने का, और वो प्रॉमिस जो है दूसरे बंदे के लिए क्या होती है, कंसिडरेशन। एक ऑफर जिसमें प्रॉमिस होता है कुछ काम करने का, वो दूसरे बंदे के लिए होती है कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन से क्या बनता है, एग्रीमेंट, जो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। दो टाइप का होता है, जो एक तो लीगली इन्फोर्सेबल, जो लीगल लॉ जो है उसको इन्फोर्स करवा सके, दूसरा लीगली नॉट इन्फोर्सेबल, जो लॉ जिसको इन्फोर्स नहीं करती, मींस लॉ जिसको नहीं मानती कि ये लागू हो, वो हो गया वॉइड। और जिसको कानून ने मान लिया कि हाँ ये हो सकता है लागू, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या वॉइडेबल। वॉइडेबल मींस दो पार्टीज होती है हमारे पास, ए और बी मान लेते हैं, ए ने बी और बी ने ए से एग्रीमेंट कर लिया। अब कुछ गड़बड़ी लगी बी को कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। अब ये बी के ऊपर डिपेंड है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सो एट द चॉइस ऑफ अदर पार्टी, अदर एग्रीव्ड पार्टी मींस उस पार्टी जिसको चोट लगी या जिसकी का कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा होने से, एग्रीमेंट ना पूरा होने से नुकसान हुआ, उसकी मर्जी से कि कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आगे, एग्रीमेंट चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं। ये होते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। एक या तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो जिसमें लॉ इन्वॉल्व है जिस एग्रीमेंट में, या वो वॉइडेबल एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है जी, इसको आपको इतना डीपली करने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए एसेंशियल्स जो आपने समझ ली हैं, नहीं तो इसकी अगर जनरली फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में हमें कई बार कंफ्यूजन आती है, लेकिन जब आप अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पॉइंट्स जनरली एग्जाम्पल्स के साथ समझ आ जाएं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया हो, और जल्दी ही आपको बाकी कमर्शियल लॉ की वीडियोस भी मिल जाएंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।